नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो है हाई कोर्ट रूल्स पे। अब क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैंने दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स पे वीडियो मैं ये बना रहा हूं, क्योंकि हर एक हाई कोर्ट के जो डिफरेंट स्टेट्स के हाई कोर्ट होते हैं, हर एक के अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, लेकिन वो मोर और लेस एक तरह से सिमिलर कॉमन रूल्स ही होते हैं। एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे लेकिन सिमिलर जरूर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि कोर्ट हर एक जो भी पूरे इंडिया की स्टेट्स की कोर्ट है वो लगभग एक ही तरीके से काम करती हैं। तो आप अगर दिल्ली के बाहर भी हैं और आप अपने हाई कोर्ट रूल्स देखेंगे, अगर जिस भी आप स्टेट के अंदर रहते हैं, तो आपको ज्यादा चांसेस हैं कि ये सिमिलर प्रोविजंस आपको मिल जाएं। तो ये जो मैं आज के वीडियो में जो आपको प्रोविजंस बता रहा हूं, ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोविजंस हैं जो कि जनरली हम मिस कर जाते हैं, और अगर हम इन्हें यूज करें तो बहुत बेनिफिट देंगे हमें ट्रायल के अंदर। और मतलब आप जो है जब कोर्ट में जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे मेरे राइट्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बेनिफिट दे सकती हैं मुझे और जिसका बेनिफिट हम नहीं ले रहे। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद, जो भी मैंने पहले बनाया, अगर आपको पसंद आ रहे हैं और ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स हैं तो बहुत वास्ट, बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं हर एक रूल के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा। जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसके अलावा भी और ऐसे इंटरेस्टिंग रूल्स हो सकते हैं जो आपको पसंद आए, लेकिन मैं एक लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स पे अपना वीडियो बना रहा हूं जो कि मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगे। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं सबसे पहला रूल बताता हूं जो आपको काफी फायदा देगा। ये देखिए पहला रूल क्या है। In the case of businessmen and government servants, the court should, if possible, give them some indication as to the hour when their evidence is likely to be recorded so as to avoid their being detained in the court premises longer than may be necessary. तो ये काफी इंटरेस्टिंग रूल है। इसके हिसाब से कोई भी बिजनेसमैन या गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको गवाही देने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है, तो उसको एडवांस में थोड़ा इंडिकेट करना पड़ेगा कि आपका एविडेंस इस पर्टिकुलर टाइम पे रिकॉर्ड होगा, सपोजिंगली 11 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, ताकि वो आदमी उसी टाइम पे आए और बाकी टाइम पे अपना काम कर सके, ताकि उसका बिजनेस या उसका काम इफेक्ट ना हो। तो ये आप इस प्रोविजन को यूज करें ताकि आपको एडवांस में ही पता रहे कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक नहीं खड़े होना, मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जाना है जिसमें मेरी गवाही हो जाएगी और मैं फ्री हो जाऊंगा। आइए अब दूसरे रूल की बात करते हैं। All cases in which an accused person is likely to be convicted and sentenced to imprisonment before a spell of 4 or more holidays should be decided at least 2 days before the commencement of the holidays, and arrangements should be made for supply free of cost of copies in all such cases forthwith to the person convicted to enable him to apply for bail before the commencement of the holidays. तो इस रूल के हिसाब से जब भी 4 या 4 से ज्यादा छुट्टियां आ रही हैं और किसी केस के अंदर कन्विक्शन का चांस है, क्रिमिनल केस के अंदर, तो कोर्ट को 2 दिन पहले, छुट्टियां स्टार्ट होने से 2 दिन, कम से कम 2 दिन पहले जजमेंट प्रोनाउंस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आपने जजमेंट जो है प्रोनाउंस कर दी आज और अगले 4 दिन की छुट्टियां, तो किसी को टाइम ही ना मिले अपील फाइल करने का। अगर उसको लगता है कि मैं बेकसूर था और मेरे को गलत सजा हुई है, तो मैं अपनी अपीलेट कोर्ट में जाके मैं चैलेंज करूं इस जजमेंट को और अपनी साथ ही साथ बेल करवा लूं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। इस केस के अंदर जब कन्विक्शन का चांस होगा और 4 या 4 से ज्यादा छुट्टियां आ रही हैं, तो आप ये चीज दिखा सकते हैं रूल कि आप 1 दिन पहले जजमेंट नहीं करेंगे, कम से कम आपको 2 दिन का टाइम मिलना चाहिए जिससे आप अपील फाइल कर सकें और बेल करा सकें अगर कन्विक्शन का चांस है तो। आइए अब तीसरे रूल की बात करें। तो ये काफ़ी बड़ा रूल है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो कोर्ट को मैक्सिमम 30 डेज के अंदर जजमेंट पास कर देनी चाहिए। जब वो आर्गूमेंट सुन लेते हैं, ट्रायल कंप्लीट हो जाती है, ताकि विटनेस का कैरेक्टर और डेमनर जो है कोर्ट के दिमाग में फ्रेश रहे। तो इस रूल के हिसाब से कोर्ट को जैसे ही ट्रायल कंप्लीट हो जजमेंट दे देनी चाहिए। जजमेंट अगर नहीं दे पाते ट्रायल कंप्लीट होने के बाद, तो इमीडिएटली 15 दिन के अंदर उनको जजमेंट दे देनी चाहिए। 15 दिन में भी नहीं दे पाते तो 30 डेज मैक्सिमम के अंदर दे देनी चाहिए।
अगर 30 डेज में भी नहीं दे पा रहे हैं तो उनको डिले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कोर्ट को, उनको बताना पड़ेगा, रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे। अब ये कोर्ट ने रूल इसलिए बनाया है ताकि जब जज होते हैं कोर्ट के अंदर, जिनके आगे ट्रायल चली हुई होती है, गवाहियां होती है, तो उनका जो विटनेसेस का जो कंडक्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका सब माइंड में होता है, कोर्ट को फ्रेश होता है, क्योंकि 1 महीने बाद ऐसा चांस है कि वो भूल जाए। इसलिए कोर्ट ये कहती है कि आप जल्दी से जल्दी प्रोनाउंस कर दो जजमेंट, क्योंकि आपको केस में एविडेंस के अलावा विटनेसेस का, पार्टीज का कंडक्ट भी आपको याद होगा, और अगर 1 महीने से ज्यादा आप लगाएंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपको वो कंडक्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एविडेंस के अलावा भूल जाए। आइए अब अगले रूल की बात करें। The judge need not read out the full judgment. He can pronounce only the final orders. However, the copy of the whole judgment is to be made available for the perusal of the parties or their pleaders immediately after judgment is pronounced. तो इस रूल के हिसाब से सिविल केसेस के अंदर जब भी कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करती है तो उनको जजमेंट की कॉपी पढ़ने के लिए पार्टी को या पार्टी के वकील साहब को फ्री ऑफ कॉस्ट में देनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। अब इससे क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अगर किसी ने अपील तैयार करनी है तो उसको वेट नहीं करनी पड़ेगी कि मैं जब भी मेरे को कॉपी मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा जजमेंट, उसके बाद मैं ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, आप इमीडिएटली कोर्ट से प्रोनाउंसमेंट के बाद आप पढ़ने के लिए कॉपी मांग सकते हैं, और आपके दिमाग में रहेगा कि इन ग्राउंड्स पे मेरी अपील, जो मेरी केस है वो डिसमिस किया गया है, और अपने ऑफिस में बैठ के अपील तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको जजमेंट की रीजनिंग पता है। आपको सर्टिफाइड कॉपी की वेट करने की जरूरत नहीं है। आइए अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। Parcha Yadash, when a plaint or petition is admitted and a date fixed for summoning of the other party or for any other purpose, a memorandum Parcha Yadash on strong paper in the form given below, duly filled in, shall be given to the plaintiff or the petitioner or his agent if he is illiterate and not represented by counsel, और ये form है। A similar parcha shall be given to the opposite party when he appears if he is illiterate and not represented by counsel. Parcha shall be filled in and signed by the reader of the court and given to the parties concerned in the presence of the presiding officer as soon as the date of hearing is fixed. तो इस रूल के हिसाब से यदि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं, और आपके वकील साहब कोर्ट के अंदर किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए हैं, तो कोर्ट को आपको राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा, रीडर को कोर्ट के, कि अगली तारीख क्या है, किस लिए मुकदमा लगा है, कोर्ट का नाम, सब कुछ लिख के आपको देना पड़ेगा, जो कि इस फॉर्मेट में मैंने आपको दिखाया। इस फॉर्मेट के हिसाब से सारी डिटेल आपको लिख के देनी पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव कि आप प्लेंटिफ हैं या आप डिफेंडेंट हैं, आपने मुकदमा करा हुआ है या आपके ऊपर मुकदमा है। तो आपको वो सारी चीजें लिख के देनी पड़ेगी, ताकि आप जाके अपने वकील साहब को दिखा दें और आपके पास अपने लिए भी रिकॉर्ड रहे कि मैंने अगली बार इस तारीख पे पेश होना है और इस तारीख पे ये चीज होनी है। तो आप इस चीज का पूरा बेनिफिट उठाएं। आप कोर्ट को जरूर रिक्वेस्ट करें, अगर आपके वकील साहब नहीं आ पाए हैं और आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं समझ आ रही है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें ये चीज लिख के दे दें, ताकि हमारे पास भी रिकॉर्ड रहे और अपने वकील साहब को भी बता रहे कि अगली तारीख ये है और अगली तारीख पे ये होना है ना। इंटरेस्टिंग रूल। अब अगले रूल की बात करते हैं। Legal objection as to admissibility. All legal objection as to the admissibility of a document should, as far as possible, be promptly disposed of, and the court should carefully note the objection raised and the decision thereon. अब इसके बाद जो नीचे कमेंट्स में जजमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो जजमेंट क्या कहती है। The question of admissibility of the document has to be decided at the stage when the document is formally tendered in evidence and proved. Deferring a decision on the question of admissibility of the document and making it part of the evidence by marking exhibit mark on it may lead to a complication and in many cases result in grave injustice to the party who tenders the document. If the question of admissibility of the document is deferred to be decided at the time of hearing final arguments, in many cases a party may be deprived of an opportunity to cure a curable defect or supply the deficiency.
बाकी पोर्शन भी पढ़ सकते हैं जजमेंट का, और पूरी जजमेंट निकाल के भी पढ़ सकते हैं। नीचे ये 2 साइटेशन दे रखी हैं, एक डीएलटी की दे रखी हैं, दोनों साइटेशन आप इन्हें भी ज़रूर पढ़ें। तो इस रूल के हिसाब से जो भी ऑब्जेक्शन होगी एग्जिबिट जो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उस पे, तो कोई भी जो ऑब्जेक्शन होगी वो कोर्ट को इमीडिएटली तभी के तभी ही डिसाइड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकती कोर्ट कि उसे कह दे कि मैं फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज पे देख लूंगा, जजमेंट के टाइम पे देख लूंगा। इस रूल के हिसाब से ये चीज परमिटेड नहीं है। अब उसका रीजन भी दे रखा, जो मैंने आपको जो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है वो बताई, जो रीजनिंग दे रखी है उस रीजनिंग के हिसाब से अगर किसी ने अपना डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कर दिया, सामने वाली पार्टी ने ऑब्जेक्शन लिखा दी, लेकिन प्लेंटिफ को लगा या डिफेंडेंट जो भी विटनेस बॉक्स के अंदर है उसको तो ऐसा लगेगा कि मेरा तो डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया क्योंकि एग्जिबिट हो गया। अब एग्जिबिट हो गया तो उनको रहेगा कि अब मेरे को और किसी वजह से प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने तो एग्जिबिट कर दिया। और फाइनली जाके डिसाइड हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा जाएगा। अब क्योंकि गवाही तो बंद हो चुकी है तो वो डिफेक्ट क्योर ही नहीं हो सकेगा कभी भी, नहीं तो वो किसी और वे में जिसमें लीगली परमिटेड होगा उस वे के अंदर उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की कोशिश करेगा। अब वो गलत फहमी में ना रहे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो भी विटनेस बॉक्स में है कि मैंने तो ये डॉक्यूमेंट प्रूव कर दिया और लास्ट स्टेज में पता चला नहीं ये तो प्रूव हुआ ही नहीं, तो नुकसान होगा पार्टी का। इसलिए ये रूल कहता है कि जो भी ऑब्जेक्शन है आप लास्ट में नहीं छोड़ेंगे, आपको देन एंड देयर उसी समय ही उस पर फाइंडिंग देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा। अगर वो एग्जिबिट नहीं होता, वो प्रूव नहीं होता, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे दूसरे मोड से प्रूव कर सकें जो लीगली परमिसिबल है। आइए अब अगले रूल की बात। Any paper served on the counsel for the opposite party or the opposite party shall bear the endorsement that it is a true copy of the original filed in the court and it shall be signed by the counsel or the party serving the paper. तो इस रूल के हिसाब से जब भी आपको ऑपोजिट पार्टी कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है, रिटन स्टेटमेंट हो गई, रिजॉइंडर हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गई, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, कुछ भी जो भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा जा रहा है उस पे वो पार्टी, क्योंकि वो फोटोकॉपी होती है, तो दूसरी पार्टी एंडोर्स करके देगी, लिख के देगी कि ये ओरिजिनल की ट्रू कॉपी है। इस रूल के हिसाब से ये चीज लिख के देनी पड़ेगी। इससे ये होगा कि उनके साइन पे ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा आपके पास कि ये इसकी एक्चुअली में ट्रू कॉपी है और कोर्ट में कुछ और फाइल नहीं किया गया है, या कोई मिसिंग पेपर नहीं है, या कोई बाद में अमेंडमेंट करके नहीं फाइल करी है, या कुछ चेंज करके नहीं फाइल किया। आपके पास वो चीज रिकॉर्ड पे होगा कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में फाइल हुआ है उसकी अंडर हिज सिग्नेचर ये ट्रू कॉपी है। तो आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि आपसे तो रिसीविंग ले ली पहले पेज पे और जो है कोर्ट में डिफरेंट डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, या आपको कम कागज प्रोवाइड करे गए हैं, आपको गलत कागज प्रोवाइड करे गए हैं, इसका चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आइए अपने अगले रूल की बात करते हैं। It has been noticed that temporary injunctions are frequently issued ex parte by subordinate courts without realizing fully their consequences. The following instructions in respect of such orders should therefore be ordinarily followed. Such injunctions, when granted, should be limited to a week or less, the minimum time within which a defendant can come before court, assuming that to get rid of injunctions he will be prepared to use the greatest expedition possible. When the defendant appears and files his affidavit, the plaintiff should be given only a few days to answer it. The contested application should be then be heard as soon as possible, and if judge cannot dispense it at once, should for the term of adjournment, which should be as short as possible. After the plaintiff has obtained an interim or ex parte order, the court should take care to see that he does not abuse the advantage by resorting to usual dilatory tactics, such as delay in deposit of PF, evasion of service of summons on a pro forma defendant, entrusted with the plaintiff in delaying the suit or in the other manners. तो अब इस रूल के हिसाब से जब कोर्ट कोई स्टे ग्रांट करती है एक्स पार्टी बिना सुने दूसरी पार्टी को पहली डेट पे ग्रांट कर देती है, तो छोटी से छोटी डेट लगानी चाहिए। हफ्ता या हफ्ते से कम की डेट के लिए ही स्टे ग्रांट करना चाहिए, ताकि दूसरी पार्टी आके कुछ बताना चाहती है कोर्ट के अंदर जिससे कि वो स्टे वेकेट हो जाए या स्टे हट जाए, तो वो आके कोर्ट में बता सके। इसलिए छोटी से छोटी डेट लगानी चाहिए ताकि सामने वाली पार्टी को बिना सुने ही
आप स्टे ना ग्रांट कर दें लंबे टाइम के लिए और सामने वाली पार्टी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सके और बिना वजह ही जो है हरास ना होए। अगर सामने वाली पार्टी जवाब देती है तो उसका आंसर देने के लिए प्लेंटिफ को कम से कम दिन देने चाहिए, ज्यादा दिन नहीं देने चाहिए, ये भी ये रूल्स कहते हैं। इसके अलावा ये भी कोर्ट को इंश्योर करना पड़ेगा कि सामने वाली पार्टी एक बार ऑर्डर लेके अपने फेवर में एक्स पार्टी जानबूझ के डिले तो नहीं कर रही केस के अंदर, उसको कोर्ट को परमिट नहीं करना चाहिए जानबूझ के डिले, और जितना हो सके वो स्टे की एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी बिना दूसरी पार्टी को हरास हुए डिसाइड कर देनी चाहिए। तो ये थे सारे रूल्स जो कि मैं अपने इस वीडियो में बताना चाहता था। अगर मैं और भी है तो बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स इसमें और जो कि काम में लाए जा सकते हैं, लेकिन मैं अपना वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। होगा तो मैं एक सेकंड पार्ट बना दूंगा इस वीडियो का जिसमें मैं और भी इंटरेस्टिंग रूल्स बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।